हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकते हैं। संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। अगर यह नहीं चला सकते, जेल में जाने के बाद इन्हें इस्तीफा देना होता है, तो केजरीवाल जी अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो फिर इनके विरुद्ध कौन सा एक्शन लिया जा सकता है और कौन यह एक्शन ले सकता है। दोस्तों, यह वीडियो संविधान ज्ञान प्रसार मुहिम का एक हिस्सा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। कि क्या कोई मुख्यमंत्री अगर जेल चला गया, आरोप लगने पर हिरासत में लिया गया, जांच के दौरान, अन्वेषण के दौरान अगर उसे जेल में ले जाया गया, जमानत उसे नहीं मिली, वो बाहर नहीं आ पाया, तो क्या उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या कहता है संविधान? दोस्तों, संविधान तो केवल इतना ही कहता है कि विधानसभा में बहुमत का जो नेता होगा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दूसरी बात, संविधान कहता है कि विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है उसके लिए। हाँ, अगर वो सदस्य नहीं है तो भी अधिकतम 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है। यदि इस बीच वो सदस्यता ग्रहण कर लेता है कहीं से, तब तो आगे मंत्री या मुख्यमंत्री बना रहेगा, नहीं तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अब यही सवाल उठता है केजरीवाल जी पर कि क्या ये दोनों शर्तें पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, ये दोनों शर्तें पूरा कर रहे हैं। ये दिल्ली विधानसभा में बहुमत दल आम आदमी पार्टी के नेता हैं और ये स्वयं चुने हुए विधायक हैं। अब जब तक ये विधायक हैं और जब तक ये विधानसभा में बहुमत हासिल किए हुए हैं, तब तक इनको इस नाते इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा कि ये जेल में चले गए। ऐसा कहीं कोई विधान नहीं है। मात्र इस नाते इन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, अगर ये अयोग्य साबित हो जाए, जैसे कि इनको सजा सुना दी जाए और सजा सुना दिए जाने के कारण ये विधायक बने रहने के अयोग्य हो जाए, तो जैसे ही अयोग्य होंगे तत्काल इनको मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर अयोग्यता के कारण विधायक पद समाप्त हो जाता है, किसी की विधायकी चली जाती है, तब वो अगले 6 महीने तक मंत्री नहीं रहेगा। 6 महीने तक जो मंत्री बनने वाली छूट है वो केवल उस व्यक्ति को है जो सदस्य बनने के लिए तो योग्य है लेकिन चुनाव में नहीं जा रहा है। अगर सदस्य बने रहने के अयोग्य हो गया तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अब क्या, जब इनको घोटाले के आरोप में जांच के लिए जेल ले जाया गया है, तो इस आधार पर ये अयोग्य हैं? जी नहीं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में यह साफ साफ लिखा गया है कि कोई व्यक्ति सदस्यता से वंचित केवल तब होगा जब वो दोषसिद्ध साबित हो जाए और सजा उसको 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो। अभी तो ये सजा याफ्ता है ही नहीं, अभी तो ये अभियुक्त हैं, अभी अपराधी नहीं है। ऐसे में इन पर अयोग्यता का कोई आधार नहीं होता। कौन सी अयोग्यता का? ऐसी किसी अयोग्यता का कोई आधार नहीं होता जिससे इनका विधायक पद समाप्त हो जाए, ये विधायकी इनकी चली जाए, जिससे ये विधायक बने रहने के अयोग्य हो जाए। और जब विधायक बने रहने के अयोग्य नहीं हैं, विधानसभा में बहुमत है इनको, तब मात्र इस आधार पर इनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जा सकता कि आपको हिरासत में लिया गया है और आप जांच के अधीन हैं इसलिए जेल में रखे गए हैं। अब तीसरी बात आती है, तो 2 बातें हो गई कि कब हट जाना पड़ेगा, कब नहीं हटेंगे। अब अगली बात है कि क्या कोई सरकार जेल के भीतर से चलाई जा सकती है। दरअसल दोस्तों, इस सवाल का जवाब संविधान की इस पुस्तक में नहीं है जो बाबा साहब ने लिखी और हमारे महापुरुषों ने जिस किताब को मान्यता दी है भारत के संविधान के रूप में, उस संविधान में इस सवाल का जवाब है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तब वो महापुरुष सोच ही नहीं सकते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जेल जाना पड़े वो मुख्यमंत्री पद पर रहेगा। न तो ये सोच सकते थे कि राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकप्रिय और चुने हुए मुख्यमंत्रियों को ठीक चुनाव के समय पर जेल में डालेगी। ये कल्पना ही नहीं की गई थी जो आज हो रहा है। और जब हम किसी बुराई की, किसी बीमारी की कल्पना ही नहीं करते तो उसका इलाज, उसकी दवा लिखते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं।
तो इस प्रकार इस समय एक जो संकट उत्पन्न हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आप कहेंगे नहीं, इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उन्हें भी जांच के लिए जेल में जाना पड़ा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी हेमंत सोरेन जी को जाना पड़ा है, वो भी इस्तीफा देकर गए हैं। तो ठीक है, वो दे दिए, लेकिन अगर नहीं देते तो संविधान क्या कह रहा है? संविधान इस पर कुछ नहीं कह रहा है। अगर हम व्यवहारिक बात करें तो लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद भी क्या राबड़ी देवी सरकार चला रही थी? जी नहीं, वो नाम मात्र की मुख्यमंत्री थी। जेल में ही मुख्यमंत्री दरबार लगता था और वहीं से सरकार चलती थी। यह अलग बात है कि सिग्नेचर वहां से नहीं होता था, औपचारिकताएं राबड़ी देवी के यहां से होती थी। तो व्यवहारिक पक्ष अगर देखा जाए तो नेता चाहे जेल में हो या बाहर, वो वहां से अपना प्रभाव बाहर स्थापित कर लेता है। अब सवाल यह है कि जो इन पर आरोप है वो एक तरह के भ्रष्टाचार का है। क्या उस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप से ये मुख्यमंत्री बने रहने के योग्य हो गए? जी नहीं, कदापि नहीं। तो फिर इनको मुख्यमंत्री बने रहने से कैसे हटाया जा सकता है? अब यहां दो बातें हैं कि अगर मुख्यमंत्री जेल से शासन चलाने लगेंगे तो ये भी एक नई परिपाटी है, और अगर जेल में डाल करके इस्तीफा दिलवाया जाने लगेगा मुख्यमंत्रियों से तो ये भी उसकी पार्टी को तोड़ने का एक नया तरीका आएगा। यही कारण है कि उच्च न्यायालय में जो PIL लगा करके कोशिश की गई थी कि उच्च न्यायालय के जरिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए केजरीवाल जी को बर्खास्त कराने की बात की जाए या पद छोड़ देने की कम से कम एक सामान्य आवाज़ उठाने की बात कर ली जाए, उसको हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने बहुत आसानी से खारिज कर दिया है, यह कहकर कि यह राजनीतिक प्रश्न है, यह संविधान का संकट नहीं है, यह राजनीति का संकट है, इसे राज्यपाल के द्वारा हल किया जाना चाहिए। अब आते हैं राज्यपाल पर। दिल्ली में उपराज्यपाल हैं और यहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल की शक्ति लगभग बराबर है। क्या उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं? जी हाँ, संविधान में जो लिखा है उसके मुताबिक किसी भी राज्य का राज्यपाल और दिल्ली में उपराज्यपाल, देश में राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन ये लिखा भर है, बर्खास्त करते समय उन्हें दो बातों का ध्यान रखना होता है। अगर प्रधानमंत्री की बात है तो केवल एक बात का कि उन्हें बहुमत है लोकसभा में कि नहीं, और अगर वह मुख्यमंत्री है चाहे केंद्र शासित प्रदेश में जैसे अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, या किसी पूर्ण प्रदेश में जैसे किसी अन्य मुख्यमंत्री को ले लीजिए जो पूर्ण प्रदेश के हैं, तो ऐसे में दो बातों का ध्यान रखना होता है। क्या उसे विधानसभा में बहुमत नहीं है और फिर भी वो पद नहीं छोड़ रहा है? अगर ऐसा है तो बर्खास्त कर दिया जाता है, किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुमत है तब केवल एक आधार बचता है बर्खास्तगी का, और वो होता है कि उस राज्य में संविधान को संकट है। समझिएगा, उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, मात्र इस आधार पर बर्खास्त किया जा सकता है। अब यह फैसला जो है संविधान के संकट का, ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं लेते, ये फैसला केंद्र सरकार लेती है। राष्ट्रपति के मुंह से फैसला सुनाया जाता है। मंत्रिपरिषद यानी दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार ये फैसला लेती है, यानी अनुच्छेद 356। तो क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जबकि केंद्र सरकार ने जेल में डाल दिया, वही केंद्र सरकार इस आधार पर सरकार को बर्खास्त कर सकती है कि उस राज्य में संविधान संकट में है? तो ये 356 के दुरुपयोग का अद्भुत उदाहरण बन जाएगा। वर्तमान राजनीति की अब बात करें, अपने आप में विचित्र उदाहरण बन जाएगा। तो अब सवाल बनता है कि क्या मोदी सरकार इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है? 356 के जरिए दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर सकती है? अगर हम संविधान की बात करें तो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो संविधान राजनीति और लोक से नियंत्रित है। तो इस समय की जो राजनीति है और जनता का जो दबाव है, ऐसे में अभी जेल भेजने पर ही फजीहत हो रही है। अगर 356 लगाकर बर्खास्त कर देंगे तो ये बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी मोदी सरकार की, उनके ऊपर इतना बड़ा धब्बा आ जाएगा कि उनके लिए खुद की सरकार का प्रचार करना, बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी वैसे भी जिस शराब घोटाले में, तथा कथित घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, उस शराब घोटाले का कहीं कोई और छोर दिख नहीं रहा है। ये अलग बात है कि अदालतें भी आजकल जमानत देने से बच रही हैं। यह हर किसी को दिख रहा है कि अदालतें दबाव में हैं, संस्थाएं तो नियंत्रण में हो गई पूरी तरह से, लेकिन जनता तो दबाव में नहीं है ना, और जनता के भ्रमित होने की एक सीमा है।
तो ऐसे में अगर 356 का प्रयोग करके उपराज्यपाल दिल्ली के बर्खास्त करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और वह करने के लिए सबसे पहले दिल्ली सरकार को, भारत की सरकार को राष्ट्रपति के जरिए दिल्ली में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ेगी कि वहां की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान संकट में है। यानी 356 का दुरुपयोग करना होगा। बिना ऐसा किए ऐसे किसी मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा सकता जो स्वयं हटने को तैयार न हो और जिसकी विधानसभा में कोई वैकल्पिक सरकार बनने की कोई संभावना भी न हो। एक तरीका यह भी है कि कोई दूसरे को मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं, कैसे बना लेंगे आप? 2-3 पार्टियां रहती, टूट फूट होती तो समझ में आता। यहां तो ये भी नहीं है, तो फिर जेल से सरकार कैसे चलेगी? भाई जेल में किस लिए रखा गया है? कि किसी सबूत से छेड़छाड़ न करें, यही ना। उनको अभिरक्षा में रख करके, कस्टडी में रख करके सबूत जुटाए जाए तो ठीक है, उनको कस्टडी में रख दीजिए, सबूत जुटा लीजिए। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के, उनका एक्सेस कर दीजिए, वो जाके मिलें, बात करें, इसमें क्या दिक्कत है? होना तो ये चाहिए था कि इनको इनके ऑफिस में नजरबंद कर लीजिए, केवल प्रशासन चलाने वाले लोग जाएंगे। क्योंकि ये भूलना नहीं है कि जहां एक तरफ ईडी एक एजेंसी है जिसके आरोपी हैं, वहीं ईडी से कई गुना बड़ी एक सरकार के मुखिया हैं। ईडी से जो बहुत बड़ी संस्था है, भाई दिल्ली की सरकार भी तो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। उस सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर आप इस तरह से किसी को जेल में डाल करके हटाएंगे जो चुनाव से आया है, जो किसी नियुक्ति से नहीं आया है, जो ऐसा नहीं कि सस्पेंड होगा फिर बहाल होगा, अगर बर्खास्त कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, जनता का जनमत खराब हो जाएगा। यह गिरफ्तारी नितांत राजनीतिक है। इसलिए इनका जेल से शासन चलाने की मांग करना राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से सही है। और अब मोदी सरकार के पास एक ही उपाय है कि वो 356 की घोषणा करके दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करवाएं। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और अगर ये दिल्ली की सरकार जेल से चलाते हैं तो सरकार चलाने की सारी सुविधा देना उनकी जिम्मेदारी है। ये अलग बात है कि वो कितनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये हर कोई देख रहा है। उनकी जिम्मेदारी तो तब भी थी कि उनके अधीन यानी केंद्र सरकार का जो बैंक स्टेट ऑफ इंडिया है, वो जितने दिन के भीतर कहा गया था उतने दिन के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा दे दे सुप्रीम कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निर्वाचन आयोग को। लेकिन वो बैंक नहीं दे रहा था, किसे बचा रहा था, किसे छुपा रहा था, सबके सामने आ ही चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में निष्कर्ष निकाला है कि संविधान या कानून का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इनको जेल के भीतर से सरकार चलाने पर प्रतिबंध लगाता हो या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के अयोग्य घोषित कर देता हो जिसे किसी भी अपराध में अभियुक्त के रूप में जेल में रखा गया हो, जो सजा याफ्ता अभी न हो, जिस पर लगा आरोप अभी साबित न हुआ हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। आज रात 9 बजे हम लोग संविधान ज्ञान प्रसार मुहिम में जुड़ेंगे। लाइव हमारे साथ आइएगा। जय संविधान।